हेलो। नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 17 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट अगर आपको होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों का लूंगी और आप लोगों को बताना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर और ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये यूपीपीसीएस 2025 के लिए है। क्लास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जब मैं मेंस के सिलेबस की बात कर रही हूँ तो जीएस पेपर के साथ हिंदी पेपर प्लस एसए पेपर दोनों कवर किया जाएगा और प्रीलिम्स पेपर में जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर भी कवर किया जाएगा और किस तरीके से आपको अपने मेंस में आंसर्स को लिखना है ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लास डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक और कोर्स लेकर आया है जो कि राइटिंग कोर्स है। ये जो राइटिंग कोर्स है ये यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए है। मैं बता दूं आपको, यूपीपीसीएस मेंस 2024 का ये जो राइटिंग कोर्स है इसमें जीएस पेपर्स को वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है और किस दिन कौन सा टॉपिक आपको दिया जाएगा इसका प्रॉपर टाइम टेबल आपको पहले से दे दिया जाता है ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट डे आपको किस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न मिलने वाले हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके के उत्तर आप लोग लिखेंगे और हमें सेंड करेंगे। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देंगे। साथ ही साथ 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके के उत्तर हम आपको देंगे, मॉडल आंसर हमारे कोचिंग की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो परेशानी स्टूडेंट्स को होती थी कि मैम मेंस का कोर्स तो कंप्लीट हो गया है लेकिन आंसर किस तरीके से लिखना है हमें नहीं समझ में आ रहा है, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग समय ले लीजिए। ये जो प्रश्न है मैं आपको पहले बता दूं कि ये प्रश्न मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आप में से एक स्टूडेंट था जिसको कि यहाँ पर दिक्कत हो रही थी तो मैंने सोचा आज इस प्रश्न से ही इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लोकसभा के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लास्ट टेस्ट में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी भी दिक्कत हुई होगी वो फिर से यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ आज की क्लास में मैं कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को उसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी भंग कर सकता है। आप सभी को पता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, लोकसभा जो है वो आपकी 5 साल पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर है, ये तो बहुत बेसिक सा है, तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, तो उसको कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में एक मोशन पास होता है। पेपर में यह भी प्रश्न बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है कि खाली लोकसभा में लाया जा सकता है कि खाली राज्यसभा में लाया जा सकता है, या फिर डी नन ऑफ द एबव। मुझे बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? नो कॉन्फिडेंस मोशन की। ऐसे भी परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ऐसे एक प्रश्न बन सकता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, वो खाली आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। चलिए 3 ही ऑप्शन है, बताइए ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा?
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला स्टेटमेंट मैम ने आज की क्लास में बोला है कि लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, लोकसभा का विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। तो जब राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं कर सकती है, तो वो क्या इंगित करती है, वो क्या इंडिकेट करती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो खाली लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है। क्लियर? चलो दूसरा प्रश्न देखो कि अगर लोकसभा में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, वो पारित हो गया तो क्या होगा? बताओ, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया तो क्या होगा? लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, जो मंत्रिपरिषद है उनको अपनी सीटों को छोड़ना पड़ेगा और पूरी लोकसभा का विघटन होने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो फिर से री इलेक्शन मतलब इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा को उसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। पता है ना, अब विश्वास ही नहीं रह गया। आप बताओ, हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो जो मंत्रिमंडल आपके लोकसभा में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उन पर विश्वास है, तभी तो वो मंत्रिमंडल बने हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, अगर जो आपकी पार्टी है अभी जो सेंटर पे है उन पर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और वो कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं पारित करवा पाए, तो उनको अपनी सीटों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, मंत्रिमंडल को, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। चलो क्लियर हो गया होगा। विघटन के पश्चात निवर्तमान अध्यक्ष नए अध्यक्ष के निर्वाचन तक अपना पद रिक्त नहीं करता है। यहां पर ध्यान दीजिए प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको इसी पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। मैंने आपको कहा कि लोकसभा डिसॉल्व कर गई तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम स्पीकर का क्या होगा उस कंडीशन में। ठीक है, स्पीकर का क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब हाउस की पहली सिटिंग होगी, मतलब लोकसभा की डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन हुआ, आज लोकसभा की पहली सिटिंग है, तो उसके लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करेगा, ना कि जो पहले वाला स्पीकर था वो उसको प्रिसाइड करेगा, वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। प्रोटेम स्पीकर जो है वो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, ठीक है, पहले दिन। और उसके बाद वो लोग अपने में से, ठीक है, एक स्पीकर को अपॉइंट करते हैं जो कि आगे के सेशन को प्रिसाइड करते हैं। जो स्पीकर अपॉइंट होते हैं वो आगे के जो आपकी जो सेशंस होंगे लोकसभा के उनको उनकी अध्यक्षता करेगा। क्लियर हो गया होगा। लोकसभा की संसदीय समिति के समक्ष लंबित सभी विधेयक विघटन के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, मैंने पहले के सेशन में आपको बताया था, कोई भी ऐसा बिल है जिसको कि लोकसभा ने छू दिया, ठीक है, और लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो गई, तो इसका मतलब वो बिल जो है वो लैप्स कर जाएगा। समझ में आ रहा है? वो बिल जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहां पर जो आपका सही उत्तर था वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि पहला सही है, ठीक है, और तीसरा सही। उत्तर आपका सी सही है, ठीक है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूं। देखिए, बिल की बात आए, पेपर में प्रश्न ऐसे भी बनता है कि कोई बिल जो है वो लोकसभा में पास कर दिया गया, लोकसभा से पास कर दिया गया और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल आपका समाप्त हो जाएगा या फिर आगे पास होगा। तो ध्यान में एक बात बस रखिएगा, अगर किसी भी बिल को लोकसभा ने छू दिया है, मतलब कि लोकसभा में हो सकता है अभी पड़ा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है लोकसभा से पास हो गया हो, या फिर हो सकता है राज्यसभा से पास होने के बाद अभी लोकसभा में पड़ा हो, तो सब में क्या हुआ, लोकसभा ने उस बिल को छू दिया है, टच कर दिया है और लोकसभा आपकी डिसॉल्व कर गई, तो उस कंडीशन में बिल भी जो है वो समाप्त हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा।
ध्यान दीजिएगा क्लास, फिर से बोल रही हूं एक बार, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है। कोई भी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, लोकसभा में ही आपका लाया गया है और ये लोकसभा से पास करके राज्यसभा में अभी अटका हुआ है वोटिंग के लिए, ठीक है, अभी राज्यसभा के पास पड़ा है। यहां पर जो लोकसभा है वो आपकी डिसॉल्व हो गई किन्हीं कारणों से, तो जो बिल भी है ना वो भी क्या होगा, बिल भी लैप्स कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा ने टच किया है, राज्यसभा में पड़ा हुआ है, लेकिन लोकसभा ने छू दिया है और राज्यसभा ने अभी पास नहीं किया है, तो बिल आपका समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, और वो लोकसभा में अभी पेंडिंग है, लोकसभा में अभी पेंडिंग है, तो लोकसभा अगर वो हुई आपकी डिसॉल्व हुई तो वो बिल भी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब ध्यान दो, यहां पर क्या है, ये दो कंडीशन हो गई। अब ध्यान देना, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों ने इसको पास कर दिया है और ये पड़ा हुआ है प्रेसिडेंट के पास। लोकसभा राज्यसभा ने दोनों ने इसको पास कर दिया है और अब ये पड़ा हुआ है प्रेसिडेंट के पास। अब यहां पर लोकसभा डिसॉल्व हो चाहे ना डिसॉल्व हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जो भी मतलब डिसीजन लेना होगा वो प्रेसिडेंट के पास है। इस केस में नहीं डिसॉल्व होगा अगर दोनों हाउस से पास हो गया है तो, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रहेगा ना क्लास। जब परीक्षा में ये प्रश्न दिया जाता है तो कंफ्यूजन होती है। अगर अभी भी आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस जब भी इस वाले को आप पढ़िएगा तो दिमाग में रखिएगा, लोकसभा ने अगर छुआ है तो वो आपका जो बिल है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अगर लोकसभा का विघटन हो गया। लेकिन अगर वो लोकसभा से भी पास हो गया है और राज्यसभा से भी पास हो गया है और अब प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में चाहे लोकसभा डिसॉल्व हो चाहे ना हो, बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए पड़ा हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। यहां पर आपको सेकंड स्टेटमेंट में डाउट था जो कि मैंने आपको बता दिया कि हमेशा याद रखिएगा, जब भी पहली सिटिंग होगी लोकसभा की तो उसको कौन प्रिसाइड करेगा, उसको हमेशा प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइड करेगा, और प्रोटेम स्पीकर को कौन बनाता है, राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा। देखिए, द प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू टेम्परली परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर, ठीक है, थोड़ी समय के लिए स्पीकर की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि विघटन के पश्चात निवर्तमान जो अध्यक्ष है वो नए अध्यक्ष के निर्वाचन तक अपना पद रिक्त नहीं करता है। नहीं, वो तब तक अपना पद रिक्त नहीं करता है जब तक कि फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा ना हो। जिस दिन लोकसभा की पहली बैठक होगी उसी दिन प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कर दिया जाएगा स्पीकर की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, जब तक कि स्पीकर को ना अपॉइंट किया जाए। ठीक है, क्लियर है, हो गया होगा। अब चलो, कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। ये वाला तो मैंने आपसे इसलिए डिस्कस कर लिया पॉइंट कि इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा बता दूं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर हम लोग। तो आज की क्लास का जो है वो पहला प्रश्न ये है, मैं साइड में होंगी, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इकोटोन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूपीपीसीएस में, ठीक है, और आरओ एआरओ में भी पूछा जा सकता है। क्या बोला गया है, इकोटोन क्या होता है? क्लास एक बार, चलो अभी पेन हट गई, अब पेन है। चलो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं साइड में होती हूं थोड़ा सा। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा इकोटोन जोन है, घास के मैदान, नदी के किनारे, मैंग्रोव वन, रेगिस्तान या मुहाना। बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जानिए इकोटोन क्या होता है। इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द टू इकोसिस्टम। अभी मैं इस प्रश्न को आपसे दोबारा पूछूंगी, पहले इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए। मैं आपको क्या बताने जा रही हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा इस फिगर में, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रही हूं। ये आपका क्या है, ये लैंड इकोसिस्टम है, स्थलीय पारितंत्र। क्या है, स्थल दिख रहा है, लैंड दिख रहा है ना ये आपको। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आपको कौन सा पारितंत्र दिख रहा है, तो आप क्या बताएंगे कि मैम ये एक स्थलीय पारितंत्र है, जमीन है, ठीक है, लैंड है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये बताओ ये तुम लोगों को क्या दिख रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, मैम पानी दिख रहा है। मैं कहूंगी वेरी गुड। अच्छा जब पानी है तो किस तरीके का इकोसिस्टम है ये, तो आप लोग बोलेंगे जलीय पारितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। जो फिगर में दिख रहा है उसी के थ्रू मैं आपको बता रही हूं। तो यहां पर आपको स्थल दिख रहा है, लैंड दिख रहा है, तो आपने कहा ये क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये स्थलीय पारितंत्र है। और इधर आपको पानी दिख रहा है तो आप लोग ने कह दिया जलीय पारितंत्र है। मैंने आप लोगों को कह दिया वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में एक ऐसी जगह होगी जहां पर ना बहुत ज्यादा पानी होगा ना बहुत ज्यादा जमीन होगी। आजकल तो गंगा मैया का स्नान करने आप सभी जा रहे हैं, तो अक्सर आप लोग ने सुना होगा जब भी गंगा मैया को प्रणाम करने आप लोग गए होंगे तो जो घाट होता है, जो घाट लोग कहते हैं ना, घाट में जाके मैया का प्रणाम कर लो, ठीक है, प्रणाम कर लो आप लोग और पानी मतलब गंगा मैया को मतलब स्पर्श करके उनको प्रणाम कर लो। इसीलिए कहा जाता है कि स्पर्श करके वहीं से प्रणाम कर लो। अंदर क्यों नहीं जाने को बोलते हैं, क्योंकि गहराई बढ़ जाती है, गहराई बढ़ जाती है ना। और अक्सर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों से कहते हैं किनारे किनारे रहकर, ठीक है, अंदर जाओगे तो डूब जाओगे। तो यही चीज यहां पर भी आपको समझनी है। यहां पर एक ऐसा रीजन होगा जहां पर पानी बहुत ज्यादा नहीं होगा और जो जमीन है वो भी बहुत नीचे नहीं होगी, ठीक है, जो घाट वाला रीजन होता है हम कह सकते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन मतलब ये एक ऐसा जोन है जहां पर जो स्थलीय पारितंत्र है वो धीरे धीरे जलीय पारितंत्र में बदल रहा है। ये क्या है, ये एक ऐसा आपका ट्रांजिशन जोन है जहां पर स्थलीय पारितंत्र, लैंड इकोसिस्टम जो है वो धीरे धीरे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है, जलीय पारितंत्र में परिवर्तित हो रहा है। तो यही बीच वाले रेंज को अगर हम लोग देखें, जो घाट होते हैं, जो किनारे वाला रेंज है, उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल जोन कहेंगे, ठीक है, ट्रांजिशनल जोन। और यही ट्रांजिशनल जोन क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना क्लास। चल अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैंने जो भी कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया है गंगा मैया का उदाहरण देके, वो आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है, घाटों के बारे में बताया। अगर वो कॉन्सेप्ट समझाते समय मैंने कुछ भी अगर इधर उधर कुछ गलत बोल दिया हो तो आप लोग गुस्साइएगा नहीं, ठीक है, बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आया। तो यहां पर तो हमने स्थलीय पारितंत्र को देखा और एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखा। अभी मैं आपको एक चीज और समझाती हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट क्लास, यहीं पे मैं ड्रॉ करती हूं। ऐसा हो सकता है कि यहां पर जंगल है, खूब बड़ा जंगल है, ठीक है, बहुत घना जंगल है, लेकिन धीमे 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 आप देखेंगे कि जो जंगल है, ठीक है, उसमें पेड़ों की जो डेंसिटी है, मतलब पेड़ दूर दूर हो रहे हैं, बड़ी बड़ी ग्रासेस मिलेगी और फिर एक समय ऐसा आएगा आपको जल मिलेगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम मिलेगा। तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, जो जंगल था वो धीमे धीमे छोटे छोटे पेड़ों में आगे बढ़ते गए आप, तो छोटे छोटे पेड़ आपको दिखे, घासें दिखी और उसके बाद जलीय पारितंत्र हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम इकोटोन की बात करते हैं तो हम एक ऐसे जोन की बात करते हैं जहां पर एक इकोसिस्टम, एक पारितंत्र दूसरे पारितंत्र में परिवर्तित हो रहा है धीमे धीमे, ठीक है। तो दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया होता है, जोन होता है, जहां पर हमें जलीय पारितंत्र का भी फीचर दिखेगा और स्थलीय पारितंत्र का भी फीचर दिखेगा, उसी को हम इकोटोन कहते हैं। यहां पर इसको देखिए आप ध्यान से, आर ट्रांजिशनल रीजन बिटवीन द टू एडजेसेंट इकोसिस्टम। जो मैं आपको बता रही हूं, टू एडजेसेंट मतलब दो
पारिस्थितिक तंत्र के बीच की बात हम कर रहे हैं। कंटेन सम ऑफ द स्पीशीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच वन एंड ऑल्सो कंटेन द स्पीशीज ऑफ इट्स ओन। अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि इस वाले रीजन को अगर हम देखेंगे, इन दोनों के मध्य के रीजन को, तो यहां पर आपको मेढक भी मिलेगा, कछुआ भी मिलेगा, बत्तख भी मिलेगी, हाँ, और छोटी छोटी मछलियां भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो स्थल पे जानवर रह रहे हैं वो भी पानी पीने के लिए इधर की तरफ जाएंगे। तो ये एक ऐसा जोन है जहां पर आपको यहां के भी स्पीशीज मिलेंगे और यहां के भी स्पीशीज मिलेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास? कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो, अब इसी को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। अब इस प्रश्न को देखो, प्रश्न को यहां पर निम्नलिखित में से कौन इकोटोन जोन के उदाहरण है? घास के मैदान, मैंने आपको बताया। अब कैसे एग्जाम में बताओगे कि घास का मैदान होगा कि नहीं? तो ऐसे सोचना कि खूब घना जंगल है और धीमे धीमे जो जंगल है ना उसकी डेंसिटी जो है, मतलब घना जंगल धीमे धीमे आपका क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। फिर बड़ी बड़ी ग्रासेस मिलेंगी, ग्रासलैंड मिलेंगी। फिर ग्रासलैंड के बाद आपको रेगिस्तान भी आगे मिल सकता है। तो क्या है ये? बीच का एक ट्रांजिशन जोन है ग्रासलैंड, हाँ है। तो ये इकोटोन की कैटेगरी में आएगा। नदी के किनारे, मैंने आपको बता दिया, जितने भी नदी के किनारे होंगे, घाट होंगे, तो ये जो घाट है, किनारे हैं, वो आपके जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र के मध्य हैं, ठीक है। तो दो एडजेसेंट इकोसिस्टम के बीच में ये ट्रांजिशन जोन है, इसीलिए ये आपके इकोटोन में होंगे, ठीक है। फिर मैंग्रोव वंस, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम मैंग्रोव वंस है, वन है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट दिया गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी जो होता है वो भी इकोटोन होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, जब आप लोग कोई नदी देखेंगे, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा, वहां पर आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। तो अगर ये सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, इधर आपकी रिवर है, तो इसके कोस्ट पे, कोस्टल एरिया मतलब जो स्थल, जो लैंड से आपका सटा हुआ एरिया है, हम कह सकते हैं कोस्टल एरिया, नदी के किनारे वाले एरिया, यहां पर आपको एक ऐसे वृक्ष दिखते हैं जिनकी की जो जड़ें होती हैं ना वो पानी के ऊपर होती हैं। अभी आगे की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी भी मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो पानी के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो ये आपके कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। तो ये भी दो ट्रांजिशन जोन के बीच में होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के और लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के मध्य में। तो ये भी इकोटोन में आते हैं, ठीक है। रेगिस्तान नहीं, रेगिस्तान तो एक तरीके का इकोसिस्टम ही है। डेजर्ट क्या है? इकोसिस्टम है। रेगिस्तान की अपना फीचर्स है ना, तो ये नहीं होगा। मुहाना, किसी भी चीज का मुहाना है, पानी का मुहाना है, ठीक है, यहाँ पे एस्चुरीज की बात हो रही है, तो ये भी क्या है? एक इकोटोन है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर क्लास यहां पर फॉरेस्ट लिखा होता तो आप क्या कहते? ये इकोटोन है कि नहीं? फॉरेस्ट एक इकोटोन नहीं है। मैंग्रोव वन दूसरी चीज होती है, मैंने आपको बताया। मैंग्रोव वंस जो होते हैं वो आपके कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, मतलब नदी के तट पर पाए जाते हैं, डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पानी और जमीन के मध्य होते हैं, जहां पर पानी बहुत गहरा नहीं होता है, इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोटोन होते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में आपको दे दिया क्या फॉरेस्ट इकोटोन है, तो आप कहेंगे नहीं, फॉरेस्ट एक इकोटोन नहीं है, ठीक है। डेजर्ट एक इकोटोन है? नहीं, डेजर्ट एक इकोटोन नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 5, ठीक है, रेगिस्तान नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो, अब क्लास यहां पर एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम एज इफेक्ट क्या होता है। इकोटोन समझ में आ गया। फिर से बोल दूं एक बार, क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन सुन लो, अगर पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे तो थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। मैंने आपको बताया दो इकोसिस्टम है, ठीक है। दो इकोसिस्टम के मध्य में एक ऐसा जोन होगा जिसमें कि आपके दोनों एडजेसेंट इकोसिस्टम के फीचर्स मौजूद होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूं ये आपका लैंड इकोसिस्टम है, स्थलीय पारितंत्र है, ये क्या है? जलीय पारितंत्र, ठीक है, वाटर इकोसिस्टम है या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, मैं आपसे कहूं, ठीक है। तो यहां पर ये जो ट्रांजिशन जोन है, जहां पर ना बहुत गहरा पानी है ना बहुत गहरी
पानी है ना ही बहुत जमीन है, एक दलदल वाला एरिया है, ठीक है, घाटों में जैसे हमने बात की। तो ये एक ऐसा जोन है जहां पर हमको यहाँ के फीचर्स भी दिखेंगे, यहाँ की विशेषताएं भी दिखेंगी और यहाँ की भी विशेषताएं दिखेंगी, और इसी जोन को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, ठीक है, इकोटोन। अब एक एज इफेक्ट आता है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एज इफेक्ट क्या होता है, ये ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ये स्थलीय पारितंत्र है और इसमें आपको एक ब्लू कलर का स्पीशीज दिख रहा होगा, एक लाल और एक येलो। ये जो स्क्वायर है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट जीव जंतु की बात यहाँ पर की जा रही है, सपोज कर लो। और इधर अगर आप देखेंगे तो सर्किल है, सर्किल है ना क्लास, एक लाल सर्किल है, एक नीला सर्किल है, एक पीला सर्किल है। तो यहां पर सर्किल वाले जो जीव जंतु हैं वो मिल रहे हैं जलीय पारितंत्र में, और स्थलीय पारितंत्र में ये जो स्क्वायर वाले आपके जीव जंतु हैं वो मिल रहे हैं। तो इस मध्य वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो आपको सर्किल भी मिल रहा है और स्क्वायर भी मिल रहा है, साथ ही साथ ट्रायंगल भी मिल रहा है। मैंने आपको बताया है ना, जो ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, उसकी सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है, उसकी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। क्यों? क्योंकि उस ट्रांजिशन जोन में यहाँ वाले जीव जंतु भी मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ वाले भी जीव जंतु मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे जीव जंतु भी होंगे जो कि खाली यहीं पर रहते होंगे। तो यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होगा। तो अगर परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, और वहां पर आपको दे दिया जाएगा कि हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट की, हम बात कर रहे हैं आपसे कि मतलब डेजर्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ दे दिया, तो ध्यान रखिएगा, अगर वो जो सिस्टम की बात की गई है, एग्जाम्पल की बात की गई है, वो एक इकोटोन है, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता वहीं पर हमें मिलेगी, ठीक है। अगर कोई भी एग्जाम्पल आपका इकोटोन में आ जाएगा तो सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमें इंक्रीज दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी में, जो जैव विविधता में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है, वो किसके वजह से दिखती है, उसी को हम एज इफेक्ट कहते हैं। बस यही है, द इंक्रीज ऑफ डाइवर्सिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम ओवरलैपिंग। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है जिसके वजह से हमें जैव विविधता सबसे ज्यादा इसी रीजन में दिख रही है, और यही जो इफेक्ट है इसी को हम एज इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया क्लास? चलो, अगर किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं, हो सकता है उनको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर जो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन या इंक्रीज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज दिख रहा है, जो बढ़ोतरी दिख रही है जैव विविधता में, वो किस वजह से दिख रही है, ओवरलैपिंग हो रही है दोनों इकोसिस्टम की, और इसी को हम एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सामुदायिक रिजर्व गैर संविधिक संरक्षित क्षेत्र है जहां समुदाय वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों में संलग्न होते हैं। दूसरा है, ऐसे रिजर्व के निवासी को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार से लाभ हो सकता है। और तीसरा दिया गया है, ऐसे रिजर्व के अंदर निवासियों द्वारा भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव की अनुमति है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यहां पे सामुदायिक रिजर्व की बात की गई है, कम्युनिटी रिजर्व की बात की गई है। समय ले लीजिए क्लास, थोड़ा पॉज कर लीजिए। प्रश्न अच्छा है, क्योंकि अब आपके परीक्षा में भी जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए थे वो डायरेक्ट ना होके थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ठीक है। थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए हर चीजों का, तभी आप वो प्रश्न लगा पाते। अब मैं आती हूं, फिर से आपको बताती हूं। अच्छा, कहीं पे भी ऐसा लगे कि एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो गया है तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो स्पीड को बढ़ा लो। यहां पर ध्यान दो, कम्युनिटी रिजर्व जो है वो एक गैर संविधिक संरक्षित क्षेत्र बोला गया है जहां समुदाय वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों में संलग्न होते हैं। आप लोग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में सुना होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया है, जरा बताओ मुझे। 1972 में। कब आया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में ही
नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है, कम्युनिटी रिजर्व्स की बात की गई है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की गई है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कम्युनिटी रिजर्व का गठन हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है ये एक गैर सांविधिक संरक्षित क्षेत्र है, ये गलत है। ये एक सांविधिक स्टैट्यूटरी संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, ये याद रखिएगा, गैर गलत है, नॉन नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। अब हम कम्युनिटी रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो रिजर्व मतलब क्या, हम संरक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो किसको, समुदाय को। समुदाय वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों में संलग्न है, ये तो सही है, लेकिन गैर सांविधिक संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब ऐसे रिजर्व के निवासियों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार से लाभ हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर हम कम्युनिटी रिजर्व की बात कर रहे हैं, हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्शन की बात भी करेंगे, प्रिजर्वेशन की भी बात करेंगे, ठीक है, उन पर किसी भी तरीके का खतरा ना हो, तो इससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, हाँ होगा, ठीक है। जब आप उनके डेली, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी ट्राइब है, जब आप उनके डेली एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वो अपने जो कस्टम्स है, हर चीज है, उसको संरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ उनकी आर्थिक और सामाजिक उसमें भी हम देखेंगे क्या होगी, ग्रोथ होगी। इकोनॉमिकल और सोशल अगर हम देखें तो वो भी आपका ग्रो करेगा, जो स्टेटस है उनका, या इकोनॉमिकली सोशली भी वो ग्रो करेंगे, ठीक है। अब देखो इन लोगों को आर्थिक कैसे, अब आपने कहा कि वो जिस जंगल में रहते, किसी घने जंगल में रहते हैं वो, ठीक है, हमने उन कम्युनिटी को रिजर्व करने की बात की, तो अब उस जंगल से हो सकता है वो कुछ फल इकट्ठा करके बेचते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो बांस के टुकड़ों को या पेड़ के कुछ छाल से कुछ बना के, टोकरी बना के कुछ बेचते हो, तो इससे उनको आर्थिक मदद भी तो मिलेगी ना, ये चीज याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे रिजर्व के अंदर निवासियों द्वारा भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव की अनुमति है नहीं, ये गलत पॉइंट है। वो भूमि उपयोग पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम उनको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, हम उनको प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने अनुसार भूमि में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो केवल 2 होगा, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत? अब यहां पर जो चीज मैंने आपको बताई है वो एक बार ध्यानपूर्वक फिर से सुन लीजिए, मैं रिपीट कर देती हूं कि जब भी हम बात करेंगे रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व की, कम्युनिटी रिजर्व की, तो ये क्या है, ये वैधानिक संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, ये याद रखिएगा। परीक्षा में अगर गैर सांविधिक बोल दिया गया तो क्या आप ध्यान रखेंगे, नहीं, ये एक वैधानिक है, ये एक स्टैट्यूटरी, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है यहां पर कि हम अगर देखें क्लास, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया है, ये सब किस एक्ट के अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ये भी याद रखिएगा। हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, तो वो किसके किसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान का गठन होता है, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, WPA की उपधारा 1 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के पश्चात सामुदायिक रिजर्व के भीतर भूमि उपयोग पैटर्न में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया। चलो अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोई भी दिक्कत होगी कहीं पर भी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए थोड़ा सा, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया है। तो सीधा प्रश्न है, तो बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ILO द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, या फिर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। बताइए, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, या फिर UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। तो इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है,
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो याद रखिएगा जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। सी आपका सही उत्तर है, डायरेक्ट प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। झील पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बारे में बोला गया है क्लास? लेक इकोसिस्टम के बारे में। पढ़ लीजिए ध्यान से। लोक्टिक प्रणाली की तुलना में लेंटिक प्रणाली में घुलित ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है। गहराई में वृद्धि के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और तीसरा, गर्मी के मौसम में थर्मल स्थिरीकरण न्यूनतम होता है। चलो, यहां पर इंग्लिश में भी पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक लेंटिक इकोसिस्टम होता है, एक लोटिक इकोसिस्टम होता है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रही हूं। लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम, मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे ही समझाती हूं। लेंटिक मतलब लेट जाओ। जब आप लेट जाते हो कहीं पर, तो बताओ आपको कोई हिला सकता है? माँ बाप अक्सर कहते हैं ना, अरे बिस्तर पे जाके लेट गया है, अब नहीं उठेगा किसी के भी बुलाने पर। ठीक है, अब नहीं उठ सकता, अब लेट गया है, अब बेचारा थका है, हारा है, ठीक है, तो नहीं उठेगा। चलो, ऐसे होता है ना कि लेट गए, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह अब नहीं जाने वाले, आलस लग रहा है। तो जब भी हम लेंटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हम एक ऐसे जलीय पारितंत्र की बात कर रहे हैं जिसमें कि पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग जब किसी स्थान पर लेट जाते हैं तो फिर आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, उसी तरह पानी भी कहता है अब मैं लेट गया हूं, अब मेरा मूवमेंट नहीं होगा। अब एग्जाम्पल क्या है बताओ? तालाब, समझ में आ रहा है? कुआं, ये सब क्या है? ये सब लेंटिक इकोसिस्टम है, पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब लौटना शुरू करते हो तुम लोग तो क्या होता है? लोट लोट के बचपन में लौटते थे ना, तो एक जगह से दूसरी जगह लोट के जाते थे। तो इसी तरीके से जो पानी है वो भी जब लौटता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे नदियां जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए जाती है ना, तो वो कैसे इकोसिस्टम हो गई? लोटिक इकोसिस्टम हो गई। तो ध्यान रखिएगा, जब भी परीक्षा में अगर आपसे बोले कि लेंटिक इकोसिस्टम और लोटिक इकोसिस्टम जो है वो किस पारितंत्र से रिलेटेड है, स्थलीय पारितंत्र से कि जलीय पारितंत्र से, तो आप बताएंगे ये जलीय पारितंत्र से रिलेटेड है। जब हम लोटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, लौटने की, तो यहाँ पर पानी का मूवमेंट होता है जैसे कि नदियों में होता है। जब हम बात करते हैं लेंटिक इकोसिस्टम की, तो पानी का मूवमेंट नहीं होगा, पानी एक जगह ही इकट्ठा रहेगा। ठीक है, क्लियर? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था प्रीलिम्स में। अब ध्यान दो, यहां पर तो बात कर लिया है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की। अरे मैम, यहां पर तो घुलित ऑक्सीजन की बात कर दिया है। तो घुलित ऑक्सीजन क्या है? ध्यान दीजिएगा, पानी क्या है? H2O है ना? हाँ, H2O ही तो बोलते हैं। चलो, सही है, तब अच्छा मैंने बताया। अब ध्यान देना, पानी में जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे, हम बोले फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, यहाँ पर जू प्लैंक्टॉन्स हैं, मछलियां हैं, ठीक है, सब है ना। तो पानी में जीव जंतु रहते हैं, मानते हो? ठीक है। अब जो जीव जंतु हैं उनको जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये पानी के अंदर है, तो ये ऑक्सीजन को किस फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, किस फॉर्म में ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे? तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में, जो कि पानी में घुलित ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जो भी जीव जंतु हैं पानी में, वो घुलित ऑक्सीजन के फॉर्म में पानी को कंज्यूम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, मैंने आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था डेड जोन का, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लंबा होगा इस प्रश्न का, लेकिन आपके बहुत से कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होंगे। लिख लो अगर लिख रहे हो। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था डेड जोन का, जो कि अब न्यूज में रहता है। जब हम समुद्र की बात करते हैं ना, तो आजकल बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रदूषण होने के कारण समुद्र में एक जोन क्रिएट हो जा रहा है, जहां पर आपको
थोड़ा सा भी जीवन नहीं दिखेगा, मतलब वहां पर आपको खाली पानी दिखेगा, ठीक है, और कोई भी जीवन नहीं दिखेगा। और उसी जोन को हम लोग डेड जोन कहते हैं। डेड जोन क्यों क्रिएट होता है? पॉल्यूशन के कारण जो पानी का जो एरिया है वहां पर घुलित ऑक्सीजन खत्म हो गई है, और जब पानी में घुलित ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वहां पर लाइफ भी नहीं रहेगी। तो पानी में अगर कोई जीव जंतु जीवित है तो वो घुलित ऑक्सीजन की वजह से, अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को वहां से हटा दो तो वहां पर जीवन नहीं रहेगा। जैसे अभी हमारे वातावरण से क्या करें, हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है, हम लोग तुरंत मर जाएंगे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना। हाँ, तो ये चीज क्लियर है। अब ध्यान देना कि मैम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कैसे आ रहा है, प्रश्न आना चाहिए कि मैम तब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कैसे बन रहा है। हम लोग अपने वातावरण की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं हरे पेड़ लगाओ, खूब पेड़ लगाओ ना, कहा जाता है ना कि पेड़ लगाने से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो वृक्ष हैं, जो पादप हैं, जब अपने भोजन का निर्माण करेंगे तो उसी प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे और हमें क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, पता है ना। इसी तरीके से पानी में क्या रहते हैं, एल्गीज रहते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स रहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो भी अपने भोजन का निर्माण कर रहे होते हैं। और जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पानी में रिलीज करते हैं। समझ में आई ये चीज? तो ध्यान रखिएगा, जब पानी में भी हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, तो यहां पर भी सूर्य के प्रकाश की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि यहां पर जो छोटे छोटे पानी के अंदर पादप हैं, प्लांट्स हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही भोजन का निर्माण करके ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं पानी में, ठीक है। तो अगर प्रकाश नहीं होगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और पानी के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं वो धीमे धीमे मरने लगेंगे। समझ में आया? यहीं पर एक और चीज समझा दूं, ध्यान से सुनना। इसीलिए जब पानी के ऊपर ऐसे काई लग जाती है हरी हरी, तो लोग कहते हैं वो पानी प्रदूषित है, ठीक है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो जीव जंतु भी आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही नहीं हो पा रही है। सन रेज और पानी में जो पादप है उनके बीच में एक लेयर फॉर्म हो गई है, ठीक है। जैसे यहां से सनरेज आ रही है और यहां पर अगर आप पूरी काई लग गई, एल्गल ब्लूम हो गया, तो एक लेयर फॉर्म हो जाएगी और यहां पर जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे उनको सनरेज ही नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से वो धीमे धीमे मरने लगेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई? तो सन रेज बहुत इंपॉर्टेंट है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए। अब मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बता दिया थोड़ा समय लेके। अब इस प्रश्न को करो। देखो क्लास, मैं फिर कहूंगी, अभी थोड़ा सा समय है तो जो भी चीजें पढ़ा रही हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनते चलो। जैसे ही आपकी परीक्षा पास आएगी हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, उस समय इतना एक्सप्लेनेशन भी आपको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताती हूं एक सेपरेट नोटबुक बना लो और लिख लो, अंडरलाइन कर लो, और जब भी रिवीजन करना कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बता देना कि मैम ये मुझे नहीं याद आ रहा है, आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन फिर यही लेक्चर को दोबारा सुनने बैठोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं आपसे कभी भी नहीं कहूंगी कि मेरे लेक्चर को दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार सुनो, नहीं। मैं जो भी पढ़ा रही हूं उसको नोट डाउन करो और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना एग्जाम में, मत देखना मेरा लेक्चर उस समय, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनना जो बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक मिनट, सारा जो इंक है उसको डिलीट मारते हैं। अब यहां पर बोला गया है कि लोटिक प्रणाली की तुलना में लेंटिक प्रणाली में घुलित ऑक्सीजन का स्तर है। लोटिक मतलब पानी लोट रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो रिवर हम देखते हैं तो उसके पानी में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और लोटिक क्या है, वो एक जगह रुका हुआ है। यहां जो लेंटिक है वो एक जगह रुका हुआ है, जैसे तालाब। अब सोचो, ये हमारा सूर्य है, सन है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो पानी में मूवमेंट होने के कारण क्या हो रहा है, पानी के हर कण में क्या हो रहा है, सन रेज पहुंच रही हैं। तो हम कह सकते हैं जो आपका लोटिक इकोसिस्टम होता है उसमें पानी की जो वेव्स में मूवमेंट होने के कारण, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के कारण सबको सनरेज मिल रही है। तो यहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है।
डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन जहां पर पानी ठहरा हुआ है, लेटा हुआ है, वहां पर क्या होगा, खाली ऊपर का जो पानी का सरफेस है उसी को क्या मिल पाएगा, प्रकाश मिल पाएगा, जिसके कारण जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो ऊपर वाले सरफेस में ज्यादा होगी और नीचे वाले सरफेस में नीचे आते आते डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे यहां पर इस फिगर को देखिएगा आप लोग, क्लास मैं आपको बता रही हूं, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे पानी एक जगह रुका हुआ है, तालाब की बात करते हैं। ये मैम की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरी ड्राइंग के थ्रू समझ सकते हैं चीजों को। यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, एक तालाब है, ठीक है, तालाब में ये पूरा पानी है, ठीक है, ये सूर्य की किरणें हैं, सन रेज है। तो सन रेज अगर हम देखेंगे तो मुख्यतः ऊपर वाले पानी के हिस्से को ही मिलेगी, और जहां भी प्रकाश पड़ेगा वहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप ही ज्यादा होगी। इसमें अगर हम नीचे की तरफ जाएं, तालाब में अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंचेगा और यहां पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी घटती जाएगी, तो ऑक्सीजन का भी उत्पादन कम होता जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना? अब परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछेगा कि एक तालाब है, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा, वो ऊपर ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, बॉटम में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो कहिएगा हाँ, ठीक है, क्योंकि सन रेज जो है वो ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा पड़ रही हैं। लेकिन लोटिक में क्या है, वो तो मूव कर रही है, तो सन रेज हर पोर्शन में ज्यादा है, तो यहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? लेंटिक के कंपैरिजन में। ध्यान दीजिएगा। चलो, ये चीज क्लियर हो गई। तो लोटिक की तुलना में लेंटिक प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, नहीं कम होता है। लेटे हुए महाशय, तो परिश्रम करोगे तब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। जब इधर उधर दौड़ोगे पानी की तरह, जब पानी आप लोगों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो चलो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है। अब जो लेटा हुआ है, आलस में है, तो उसको तो कम मिलना चाहिए ना, तो उसको कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलता है। अब याद रहेगा ना? अगला देखो, गहराई में वृद्धि के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे जो प्रकाश है वो गहराई में कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी घटता जाएगा और गहराई में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी भी होगी। गर्मी के मौसम में थर्मल स्तरीकरण न्यूनतम हो जाता है। थर्मल स्तरीकरण की जब हम बात करेंगे तो ये है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए, पानी जब गर्मी में हम बात करते हैं वाटर की, तो आपको तो ये चीज समझ में आ रहा होगा, जो पानी का सबसे ऊपर वाला सरफेस होगा वो सबसे गर्म होगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश वहां पर आ रहा होगा, और नीचे का जो पानी है वो ज्यादा ठंडा होगा। तो इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा ना, ऊपर के पानी के टेम्परेचर में और नीचे के पानी के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस है वही थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन बनाता, अलग अलग लेयर बनाता, स्तर बनाता है। पानी का अलग अलग स्तर रहता है, एक सबसे ऊपर जो गर्म है, फिर उससे गर्म मतलब उससे ठंडा, फिर उससे ठंडा, और नीचे का पानी जो बॉटम में है वो सबसे ठंडा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। यहां पर पहले ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है? देखिए, समर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ का पानी सबसे ज्यादा कोल्ड होगा, यहाँ का मीडियम और यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म होगा। अब आपको तो ये भी पता होगा ना, जो गर्म पानी होता है वो हल्का होता है, ठंडा पानी भारी होता है ना, होता है ना? कुछ गलत कह रही हूं? अगर गलत कह रही हूं तो अब एक एग्जाम्पल दूंगी तो याद हो जाएगा। जब इमर्सन रॉड लगाई जाती है पानी वाली, ठीक है, गर्म करने के लिए, बाल्टी में पहले लगाई जाती थी ना, अब तो सब लोग गीजर ले लिए। पहले क्या होता था, पानी गर्म करने के लिए वो रॉड लगाई जाती थी, तो ऊपर की पानी से ऐसे से भाप निकलता था, हम लोग खुश हो जाते थे, पानी गर्म हो गया। तो जैसे ही बाथरूम में उस बाल्टी को रखा जाता था और ऐसे अंदर हाथ डाला जाता था, तो क्या देखा जाता था? नीचे का जो पानी है वो तो ठंडा है, ऊपर का पानी क्या है? गर्म है। तो ठंडा पानी जो होता है वो नीचे की तरफ बैठा रहता है और गर्म पानी ऊपर की तरफ रहता है ना। तो ये तो आप सबके साथ हुआ होगा, ऊपर का पानी गर्म रहता था, लेकिन जब नीचे देखो, अरे बाप रे बाप, पूरा गर्म पानी तो खत्म हो गया, ठंडा पानी बचा। तो इस चीज में भाई बहनों में बहुत झगड़ा होता था, सब गर्म पानी तुमने ले लिया, ठंडा पानी मेरे लिए बचाया। तो ये चीज याद रखिएगा। तो समर में अगर हम देखेंगे तो ये जो थर्मल डिफरेंस है ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर का पानी सबसे ज्यादा गर्म होगा। जब हम स्प्रिंग में देखेंगे, हवा चलेगी, तो हवा के चलने से क्या होगा? पानी में भी मूवमेंट होगा, तो लेयर का फॉर्मेशन
नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ऑटम में देखेंगे तब भी क्या होगा, विंड की वजह से पानी में मूवमेंट होगी, तो ये लेयर नहीं फॉर्म हो पाएगी। ठंड में अगर हम देखेंगे तो नीचे का जो ज्यादातर पानी होता है वो ठंडा हो जाता है और ऊपर का थोड़ा सा ही जो पानी होता है वो गर्म होता है। तो सबसे ज्यादा जो लेयर है ना वो कब फॉर्म होती है, गर्मी में फॉर्म होती है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण। ठीक है, समझ में आ गया क्लास। तो यहां पर क्या लिखा है, गर्मी के मौसम में थर्मल स्तरीकरण न्यूनतम होता है, नहीं ये मैक्सिमम होता है। तो यहां पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। उत्तर सही क्या हो गया, 2, केवल 2। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अरे देखिए जरा, ओनली, अच्छा सॉरी, अच्छा क्लास यहां पर ध्यान दे लीजिए जरा एक बार, जो मैं आपको बता रही हूं, मैंने आपको बताया सही है, लेकिन यहां पर क्या बोला गया है मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहां पर दिया गया है, ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही हैं, तो केवल एक कथन सही है ना, वो दूसरा वाला कथन है, और सब कथन गलत है, तो केवल एक कथन सही है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। चलो, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्नों का लेवल अच्छा है, इसी वजह से आपको एक्सप्लेन करने में भी मुझे समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी ऐसा लगे कि एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो रही है तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लेकिन समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। अब यहां पर इस प्रश्न को आप लोग देखिए, क्या दिया गया है, समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी संघीय ढांचा की बात करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर की, तो हम किसकी बात करते हैं, हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं ना। हम क्या कहते हैं, हम शक्ति के वितरण की बात करते हैं। और शेड्यूल 7 में हमने किसकी बात की है, डिवीजन ऑफ पावर की बात की है, जिसमें आपका स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, संघ सूची है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में कौन डिसीजन, किसके पास पावर होती है, राज्यों के पास। यूनियन लिस्ट में सेंटर के पास, समवर्ती सूची में दोनों के पास। तो अब बताओ मुझे यहां पर निम्नलिखित विषयों में कौन कौन से विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। तो यहां पर दिया गया है प्रत्यर्पण, फिर दिया है विवाह और विवाह विच्छेद, फिर संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, और विद्युत के उपयोग पर कर। तो बताइए यहां पर कौन सा समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 और 3 जो है वो समवर्ती सूची में है। ठीक है, मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स की बात की गई है, और तीसरा आपको दिया गया है एक्विजिशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सी आपका सही उत्तर होगा यहां पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्लास, यहां पर कि जब भी हम समवर्ती सूची की बात करेंगे, यहां पर पहले सुन लीजिए, ये जो एक्स्ट्राडिशन है ना, ये आपका संघ सूची में आता है। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक्स्ट्राडिशन क्या है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक आदमी जो है वो किसी एक देश में अपराध करके दूसरे देश में आके रह रहा हो और उस देश में वो अरेस्ट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती, कोई एक आदमी है ए, और नहीं, एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। ठीक है, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। ठीक है, अब बी का कोई सिटीजन है, वो ए में गया घूमने घामने और यहां पर एक क्राइम करके चला आया, और जब उसने क्राइम किया, अपराध किया, वो भागकर वापस आ गया बी में। तो यहां पर जो ए कंट्री है वो बी से कहेगी कि ये हमारे यहाँ का क्रिमिनल है, तो आप इसे हमें सौंप दीजिए। ठीक है, हम इस पर चार्जेस लगा रहे हैं, आप हमको सौंप दीजिए, हम अपने लॉ के अनुसार इसको सजा देंगे। तो यही आपका क्या कहलाता है, प्रत्यर्पण। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन। और ये किस सूची में आएगा बता लो, अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये इस पे कौन डिसीजन लेगा, सेंटर ही तो लेगी, संघ ही तो लेगी। तो ये आपका यूनियन लिस्ट में आता है। लेकिन जब हम टैक्सेस ऑन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये स्टेट लिस्ट में है। क्लियर हो गया ना क्लास। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू, फिर नहीं समझा रही हूं। समझ में आ गया होगा कि एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, बी से कोई आदमी कंट्री ए में गया और यहां पर क्राइम करके चलाया, बहुत लोगों को मारा पीटा काटा। ठीक है, और उसके बाद भागकर फिर बी में आ गया। अब यहां पर ए वालों को पता चल गया कि ये बी में छुपा हुआ है, बी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है यहां की फोर्स ने। तो ए कहेगी कि ये हमारे यहाँ का अपराधी है, आप इसको वापस करिए हमारे पास, और हम इस पर चार्जेस लगा के अपने लॉ के अनुसार इसे पनिशमेंट देंगे। यही चीज पूरा यहां पर लिखा है। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि जब भी हम संघ
ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी हम संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात करेंगे तो हम शेड्यूल 7 की बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 246 याद रखिएगा। अनुच्छेद 246 में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है आपको। साथ ही साथ एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा अगर आपको लेना होगा। तो देखिए, संघ सूची की हम बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार संसद के पास इन वस्तुओं से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की विशेष अधिकार होता है, ये आपको पता है। जैसे संघ सूची में 100 विषय हैं आपके। भारत की रक्षा की हम बात करें, छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, स्थानीय स्वशासन की बात हम करें, परमाणु ऊर्जा और इसके उत्पादन की हम बात करें, ठीक है। फिर यहां पर देखिए, केंद्रीय खुफिया ब्यूरो की हम बात करें। फिर यहां पर विशेष विदेश मामले, नागरिकता, भारत के बाहर स्थानों के तीर्थ यात्रा, डाकघर, बचत, ये सब क्या है, ये सब आपके संघ सूची में है। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, डीलिमिटेशन की बात की है, परिसीमन की बात की है, ठीक है। लेकिन जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात करेंगे, जैसे पंचायत की हम बात करेंगे, तो ये आपका राज्य सूची का विषय है, ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। म्युनिसिपैलिटी और पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, एक आपका रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि पंचायत हो गया, और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट आपका म्युनिसिपैलिटी हो गई। तो ये दोनों किस लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। यहां पर डीलिमिटेशन की बात की गई है। राज्य सूची में आप देख लीजिए कि पुलिस आएगा, पुलिस आएगी, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक आएंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधशाला और तीर्थ यात्रा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। चलो अब यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लिया, अगर अभी याद करना होगा याद करना, नहीं तो आने वाले क्लास में प्रश्नों के माध्यम से याद करा दूंगी। 6वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, प्रश्नों को बहुत बड़े बड़े फॉन्ट में मैं लेकर आती हूँ। एकदम गुस्सा हो जाते थे स्टूडेंट्स, मैम क्वेश्चन ही नहीं दिखता है, आप हट जाया करिए स्क्रीन से। तो मैंने दोनों का उपाय ढूंढ लिया, ये क्वेश्चन का साइज जो है वो बढ़ा दो और मैं स्लाइड से हट जाऊंगी ताकि आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, और समय की अगर और जरूरत होगी तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको एशियाई जंगली गौर अपने प्राकृतिक आवास में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, तो बताइए। एशियाटिक वाइल्ड गौर की बात की गई है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट मतलब जानते हैं ना, अपने प्राकृतिक आवास में। आपका प्राकृतिक आवास क्या है, जो आपका घर है, ऐसे जीव जंतु का भी प्राकृतिक आवास होता है। जैसे हम एशियाटिक लॉयंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ना गिर नेशनल पार्क, उधर के रीजन में हमें एशियाटिक लॉयन देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं वन हॉर्न डायनासोरस की, एक सींग वाले गैंडे की, तो असम साइड में काजीरंगा औरंग नेशनल पार्क जो है उधर की तरफ हमें देखने को मिलते हैं ना। और जब बात की जाती है ऑलिव टर्टल की, तो ये आपको उड़ीसा वाले रीजन में, और ग्रेट इंडिया बस्टर्ड जो बर्ड है वो किधर, राजस्थान साइड में आपको देखने को मिलती। तो इसी तरीके से पूछा गया है एशियाटिक वाइल्ड गौर का नेशनल हैबिटेट कहाँ है, तो पहले देख लीजिए, इनकी फोटो देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं। गौर नाम सुनकर गौरैया मत समझ लीजिएगा, चिड़िया मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये बुफेलो आपके होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, कैटल स्पीशीज है मेनली ये। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हमें पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न रीजन जो है ये इनका नेचुरल हैबिटेट है, मुख्यतः ये वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेंगे। चल, ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मैं स्लाइड से हट जाती हूं। विखंडन, निच्छालन, लीचिंग, अपचय, ह्यूमिनिफिकेशन और खनिजीकरण, मतलब फ्रेगमेंटेशन की बात की गई है, लीचिंग की बात की गई है, कैटाबॉलिज्म की बात की गई है, ह्यूमिफिकेशन की बात की गई है और मिनरलाइजेशन की बात की गई है। तो बताइए यहां पर कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो विघटन से रिलेटेड हैं, मतलब अपघटन से रिलेटेड हैं। यहां पर हम क्या बात करें, अपघटन से रिलेटेड कौन कौन से हैं, तो बताइएगा मुझे। कितने प्रोसेस हैं क्लास जहां पर अपघटन क्रिया हो रही है। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, विघटन,
मतलब किसी चीज का टूटना ना। और बताइए कैटाबोलिज्म में क्या होता है, अपचय में क्या होता है, यहां पर भी कहीं ना कहीं कोई चीज आपका कैटाबोलिज्म हो रहा है, कोई चीज टूट रही है। लीचिंग में भी यही प्रोसेस होता है, ह्यूमिनिफिकेशन में भी यही होता है, खनिजीकरण में भी। तो हम देखेंगे अपघटन ब्रेकडाउन पांचों प्रोसेस में आपको मिलेगा। कहां चला जाता है पेन, मेरी पेन खो जाती है, यहां ये रही। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, अपघटन की बात कर रहे हैं, तो अपघटन हमको इन पांचों प्रोसेस में दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी पांच। समझ में आ रहा है ना क्लास? कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो अगला हम देखते हैं, यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो विचार करो, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य जीवों के जीन से लेकर पारिस्थितिक तंत्र तक जैव विविधता के हर स्तर को बनाए रखना है। वाह, कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, हम जैव विविधता को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। और जैव विविधता कब संरक्षित रहेगी, जब हम जो जीव जंतु हैं उनके जहां पर वो रह रहे हैं उसको भी संरक्षित करेंगे, पूरे इकोसिस्टम को संरक्षित करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न बना था कि जैव विविधता की जब हम बात करेंगे और जैव विविधता के लॉस की, बायोडायवर्सिटी लॉस की हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। आप किसी का घर जाकर तोड़ दो तो वो बेचारा तबाह हो जाएगा। ऐसे जानवर, अब कोई शेर है अपनी गुफा में रहता है, जंगल में रहता है, खूब खुश है, कोई गिलहरी अपने पेड़ पे रहती खूब खुश है, जाकर पेड़ काट डालो, सब डिफॉरेस्टेशन कर दो, तो क्या होगा, उनका पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। तो वो कहां जाएंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकेंगे। तो और भटकेंगे तो हो सकता है कोई शिकारी उनको मार दे या कोई दूसरा जानवर ही उनको मार दे। तो अगर कभी भी पूछे कि मुख्य कारण जो है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी लॉस में वो कौन है, तो याद रखिएगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनके घर ही को खत्म कर दो। आप लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है, जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो हम सारे लेवल पे बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करते हैं, फ्रॉम द जीन टू द इकोसिस्टम टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं और उन राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जहां पे वे स्थित रहते हैं। क्या बोला गया है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेनली नॉमिनेट किए जाते हैं नेशनल गवर्नमेंट द्वारा, और इट रिमेन अंडर द सॉवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। दोनों ही बिल्कुल सही उत्तर है, सी आपका सही उत्तर होगा। लेकिन एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा जो इसमें कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया था, 1972 की बात किया था ना, वन जीव संरक्षण अधिनियम की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें हम कम्युनिटी रिजर्व की बात करते हैं, ठीक है, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन बायोस्फीयर की बात हम इसके अंदर नहीं करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा क्लास, बायोस्फीयर की जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। यहां पर जो नेशनल गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करती है बायोस्फीयर को, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आप समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी ही पढ़ा रही हूं इन प्रश्नों के माध्यम से। जो मेन चीजें होती हैं पूरे सब्जेक्ट में वो मैं आपको आज क्लास में बता ही देती हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ना, वो किसके द्वारा चलाया जाता है, यहां पर नहीं लिखा है लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को द्वारा। और यूनेस्को का जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर, जिसको कि हम मैप प्रोग्राम कहते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। मैप प्रोग्राम, मैप मतलब मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंदर नहीं आता है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलो, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करती है। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये
Biosphere reserves are the site established by the countries and recognized under UNESCO Man and Biosphere Reserve Program. क्लियर है ना? नोट कर लो जहां पर भी नोट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं। अगला ध्यान देना, अगला प्रश्न देखो क्लास, बहुत ही आसान प्रश्न है, साइंस का है। अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन मुझे बताओ। सेमीकंडक्टर्स की बात हुई है, ठीक है। सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अब जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बैठे होंगे, उनको पता होगा। तो ये क्या होता है, जब इनकी हम डोपिंग करते हैं, इनमें क्या करते हैं, इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या होता है, ये कंडक्टर की तरह वर्क करने लगते हैं। ये चीज होती है ना, यहां पर देखो क्या लिखा है, इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, मतलब ये सेमीकंडक्टर आपके कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द इंप्योरिटी इन इट्स कॉल्ड डोपिंग। तो जब भी इसमें कोई भी इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। दोनों ही बिल्कुल सही है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न, चलो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग की क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था, क्लास थोड़ी सी भी क्लास कभी कभी बीच में मुझे लगता है हल्की सी ब्लर हो जाती है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अभी अगर मैं देखूंगी फिर ऐसा कुछ होता है तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगी। यहां पर इस प्रश्न को देखिए, कहीं पर भी किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो मेंशन द क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहां पर देखिए एविसेनिया, ब्रुगुएरा और क्या दिया है, सोनेराटिया, ये निम्नलिखित में से किसकी प्रजातियां हैं। स्टार्टिंग की क्लास में आज मैंने आपको हिंट दिया था जब मैंने आपको इकोटोन के बारे में बताया था। तो बताओ, बांस की प्रजाति है? नहीं। काई की प्रजाति है? नहीं। कोरल रीफ की प्रजाति है? नहीं। ये मैंग्रोव्स की प्रजातियां हैं, ठीक है, मैंग्रोव्स की, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक बार आप मैंग्रोव्स की फोटो देख लीजिए। मैंग्रोव्स जो होते हैं ना, यहाँ पर एक ही वृक्ष आपको, एक ही मैंग्रोव दिख रहा है, लेकिन कई मैंग्रोव्स होते हैं, कोस्टल एरियाज में आपको मिलेंगे। अगर आप महाराष्ट्र रीजन में जाएंगे वहां पर भी मैंग्रोव्स दिखेंगे, सुंदरबन डेल्टा रीजन में भी मैंग्रोव्स दिखेंगे। इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी जो जड़ें होती हैं ना वो पानी के ऊपर आ जाती हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये जड़ें हैं इनकी पानी के ऊपर आ गई है, और इन्हीं जड़ों के माध्यम से ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो हमने अभी वैरायटीज बात की वो सारे किससे बिलोंग करते हैं, मैंग्रोव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलो आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है, समुद्री नौवहन के लिए एक महत्वपूर्ण चौक पॉइंट जो है वो बाबल मंडेप है, ठीक है, जल डमरू है, लाल सागर को अदान की खाड़ी से जोड़ता है। ये वेरी गुड, पहले ही बता दिया गया, जो बाबल मंडेप है वो रेड सी को, ठीक है, अदन खाड़ी से जोड़ता है। और इस जल डमरू मध्य दोनों और कौन से देश स्थित है। अच्छा, बोला गया है बाबल मंडेप जो स्ट्रेट है उसके अगल बगल, मतलब एक इधर अगर ये बाबल मंडेप है तो यहां पर, और इस तरफ कौन सी कंट्री है। तो देखो दिया गया इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरब और जॉर्डन, जिबूती, यमन और इरिट्रिया और सऊदी अरब। तो थोड़ा समय ले लो, ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा आपका, बताओ क्लास। तो यहां पर सही उत्तर है जिबूती और यमन, सी आपका सही उत्तर है। मैं आपको यहां पर मैप के थ्रू दिखा देती हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये बाबल मंडेप है, दिख रहा है आपको, इधर रेड सी दिख रही है और इधर गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है। पहले भी आपसे मैंने डिस्कस किया है, जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेट की तो ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और जो लैंड बॉडीज होती है उनको सेपरेट करता है। तो बाबल मंडेप किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, ठीक है। अब इधर देखो तो यहां पर आपको यमन दिख रहा होगा, इथियोपिया दिख रहा होगा, और ये इधर छोटा सा, एकदम छोटा सा, ये जिबूती है, ये याद रखिएगा। और पेपर में अभी आपसे टेस्ट में यही पूछा गया है, बाबल मंडेप किसको किसको अलग कर रहा है, तो यमन को जिबूती से। ये चीज क्लियर हो गई। चलो
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लूं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आपके आते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद कैसे रहेगा परीक्षा में, तो SEED से याद रखिएगा, सीड से, ठीक है, SEED। तो यहां पर S से आपका सोमालिया हो गया, E से इथियोपिया हो गया, एक E से इरिट्रिया हो गया और D से क्या हो गया, जिबूती हो गया। क्लियर है? चल याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न अब बताती हूं। 12वां प्रश्न देखो, सेंसस से रिलेटेड है। मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत हो गए, अब मिक्स्ड क्वेश्चन, तो उन्हीं के लिए मैं सेंसस भी ले आई, ज्योग्राफी भी ले आई, एनवायरमेंट भी ले आई, पॉलिटी भी ले आई। और अभी आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। थोड़ी क्लास हो सकता है लंबी हो, लेकिन देख लेना, सुन लेना। चलो, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या होगा। यहां पर 2011 सेंसस की बात की गई है और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है, जन घनत्व की बात की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। बताओ, अगर पॉपुलेशन की बात होती तो हमारा यूपी सबसे आगे उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन जन घनत्व की बात की गई है तो वहां पर उत्तर प्रदेश नहीं है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, यहां पर उत्तर प्रदेश का जन घनत्व देख लो, ये 8 to 9 है, ठीक है, 8 to 9 हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। 13वां प्रश्न पॉलिटी का। मैम पॉलिटी ज्यादा पढ़ा रही है, कोई बात नहीं, पढ़ लो। देखो, संविधान का कौन सा उपबंध दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, तो बताओ। अब मैंने आप लोगों को इतनी बार पढ़ा दिया अमेंडमेंट, बहुत बार संशोधन पढ़ा दिया। अब मुझे बताओ, यहां पर साधारण बहुमत की बात की गई है, सिंपल मेजॉरिटी की बात की गई है। तो 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, 7वीं अनुसूची में क्या दिया है क्लास, शक्ति के वितरण की बात की गई है, डिवीजन ऑफ पावर की, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। अब इसमें अगर हम किसी भी तरीके का परिवर्तन करेंगे तो हम संघीय ढांचा में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, सब सही बोल रही हूं ना, ठीक है। तो संघीय ढांचा में जब भी परिवर्तन होगा तो वहां पर मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में, संसद में तो पारित होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो हाफ ऑफ द स्टेट है वहां पर भी इसे साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो विशेष बहुमत, साधारण बहुमत दोनों की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है संसद में, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है राज्यों में, और आधे से ज्यादा राज्यों को इसे पारित करना चाहिए, तब चेंज आएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, इसी प्रश्न को समझाने के लिए मैंने इतना समय लिया था कि मुझे भी लग रहा था कि बहुत लंबा खिंच गया ये क्वेश्चन, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। और अगर आज आपको इसका उत्तर आता है तो मेरा जो मेहनत थी मेरी वो सफल हो जाएगी, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, चाहे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, दोनों में याद रखिएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा पार्लियामेंट में, आपको लगता है ये साधारण बहुमत से पारित होगा आपका? नहीं, जब हम स्टेट के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर भी हम क्या करें, हम संघीय ढांचा की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते जो हैं वो आपके सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से पारित होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है बताओ, 50% ऑफ मोर देन प्रेजेंट एंड वोटिंग, याद रखिएगा। यहां पर मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग आज उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, ठीक है, उनका 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग +1, तभी तो मेजॉरिटी होगी, +1 करोगे, क्लियर है ना, ठीक है। चलो, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी विद रेक्टिफिकेशन मैंने आपको पहले बता दिया, आज नहीं रिपीट करूंगी, नहीं तो फिर क्लास लंबी खींचेगी। कोई भी डाउट होगा बेझिझक मैम से पूछना, ये मत सोचना कि इतना समझाई थी आज भी नहीं समझ में आया, क्या कहेंगी अगर हम कमेंट कर देंगे तो,
ये जो सारी परेशानियां जो ये दिमाग में रहती है ना, इज्जत, जब तक पढ़ रहे हो तब तक उसकी चिंता मत करो। आराम से प्रश्न पूछो, उत्तर मैं दूंगी आप लोगों को, ठीक है? ये याद रखना। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब क्या होगा, तब आप लोग जब मेरा नाम ले लोगे, मैं खुश हो जाऊंगी। और क्या होगा, तुम लोग कहोगे ना कि मैम ऐश्वर्या मैम पढ़ाई थी, अरे मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। चलो देखो, एकदम सही बोलती हूं मैं, मन की बात बोलती हूं, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो बस काम है आप लोगों को पढ़ाना। अरे मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, आप लोग आगे जाए, ऑफिसर बने, ठीक है? और फिर कभी मुलाकात हो तो आप लोग कह रहे मैम आपसे पढ़ा था मैं या पढ़ी थी मैं, तो बताओ मुझे कितना गर्व महसूस होगा, आप पर भी और खुद पर भी। चलो अब यहां पर देखो 14th क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन देख लो क्लास, यहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की भावना किसमें अंतर्गत है? अरे अंतर्निहित है, ठीक है? बताओ, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। वेलफेयर स्टेट की बात हम कहां करते हैं? आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, डीपीएसपी में। तो आपका बी जो है वो सही उत्तर है। चलो अगला प्रश्न, 15th प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है लेकिन एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करिए। अब मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, नहीं तो आप लोग कंप्लेन करने लगोगे कि दिख नहीं रहा है। निम्नलिखित भाषाओं पे आपको विचार करना है। किन किन भाषाओं का नाम दिया गया है? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है? उपयुक्त भाषाओं में कितनी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है? और भारत संघ की आधिकारिक भाषा भी है। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। क्या बोला गया है कि कौन सी भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है? और साथ ही साथ भारत संघ की आधिकारिक भाषा भी है। तो भारत संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अच्छा, हम लोग भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो किस पार्ट में है बताओ? 17 पार्ट में, लिख लो अगर नहीं याद है तो, ठीक है? और भारत की आधिकारिक भाषा जो है वो है हिंदी। तो इसमें बोला गया है कौन सी ऐसी भाषा है जो 8th शेड्यूल में भी दिया गया है और भारत की आधिकारिक भाषा में है, तो वो खाली हिंदी है, ठीक है? संस्कृत अंग्रेजी नहीं। तो केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं 8th शेड्यूल की, तो वहां पर तो आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? वहां पर तो आपकी 22 लैंग्वेज है, लेकिन आर्टिकल 343 की जब बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनियन की होगी वो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट होगी। इसी वजह से इस प्रश्न का उत्तर खाली हिंदी था। परीक्षा में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इंग्लिश और हिंदी हो सकता है क्या, ठीक है? तो याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित निकायों पर विचार करिए। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या राज्य चुनाव आयोग। तो बताइए इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है? संवैधानिक निकाय है, ठीक है? भारतीय संविधान की, बाप रे बाप, ये तो एकदम वो कर दिया है हिंदी में। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए इस प्रश्न के लिए आपको, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज एग्जामिनर मैं हूं और मैं अभी इसको करेक्ट कराने जा रही हूं। स्कूल में, कॉलेजेस में ऐसे होता था, स्कूल में होता था अगर एग्जाम के पेपर में कोई भी गलत प्रश्न दिया रहता था तो टीचर आती थी, उसको करेक्ट करा देती थी। तो आज मैं वो काम करूंगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत में निम्नलिखित निकायों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है इनमें से कौन संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बोला गया ना? हाँ। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो बताओ, राज्य चुनाव आयोग है, हाँ है ना? स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायत का इलेक्शन कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग ना, पता है ना? 243 के, ठीक है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, ठीक है? राज्य लोक सेवा आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC नहीं है। तो यहां पर कितने हैं आपके? 3। तो केवल 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आसान प्रश्न था ये, इसको मैं आसान प्रश्न कहूंगी। हाँ, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं, सुन लीजिए। आर्टिकल 338 पहले ऐसे ही था,
और आर्टिकल 338 में बोला गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। बाद में 338 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जो कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, और इसके तहत एक आर्टिकल को, अनुच्छेद को जोड़ा गया जो कि 338A था। और अब क्या हो गया, जो 338 है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों के लिए है। ठीक है, और जो 338A है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जनजातियों के लिए है। किससे किया गया इन्हें अलग, सेपरेट किससे किया गया? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2004 में। ये चीज क्लियर है क्लास? क्लियर है। उसके बाद अगर आप अभी देखेंगे तो 338B भी है। क्या है? बी भी है, जो कि किससे रिलेटेड है? नेशनल, यहां पर देखिए कहीं पर लिखा हुआ, हाँ 338B। ठीक है, जिसको कि किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 102 से। ठीक है, 102 से, जिसने कि एक अलग कमीशन बनाया फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ये याद रख, सॉरी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये भी याद रखिएगा। तो 338A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना? 89th। ठीक है, और 330B 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इतना आपको याद रखना है। चलो आगे हम देखें। यहां पर मैंने आपको बता दिया 243K जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से है, पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, और 243ZA जो है वो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, चलो स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग बोल रही हूं मैं। अगला प्रश्न देखें ध्यान से। केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा किन अनुच्छेद में की गई है? डायरेक्ट प्रश्न है। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप की बात यहां पर की गई है। तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? बताओ क्लास। तो अब मेरा गला भी बोलते बोलते थक गया है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 245 से 255 तक अगर हम देखेंगे तो यहां पर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं, विधायी संबंधों की। ठीक है, यहां पर आप लोग देख भी लीजिए एक बार ध्यान से इसको, कि जब हम बात करेंगे विधायी संबंधों की, लेजिस्लेटिव रिलेशन की, तो वो पार्ट 9 में 245 से, पार्ट 9 नहीं है, पार्ट 11 है। ठीक है, 11 में हमने सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात की है। पार्ट 9 तो आप सभी को पता है किससे रिलेटेड है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है ना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। विधायी संबंध भाग 11 आर्टिकल 245 टू 255। इसी तरीके से प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है और फिर वित्तीय संबंधों की बात की गई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्लास क्या दिया गया है। अच्छा प्रश्न है तो थोड़ा समय लीजिएगा। अंतरराज्यीय नदी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंटरस्टेट रिवर काउंसिल की बात की गई है। संसद किसी अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत का न्याय निर्णय दे सकती है। ठीक है, फिर अगला दिया है, राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषय की जांच व बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 आर्टिकल आपके संविधान में बहुत जरूरी है, आर्टिकल 262 और 263। जब हम 263 की बात करते हैं तो हम इंटरस्टेट काउंसिल की बात करते हैं। याद है ना, हम लोग किसकी बात करते हैं? इंटरस्टेट काउंसिल की। यहां पर देखो, राष्ट्र, केंद्र और राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषय की जांच व बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल का गठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछेगा कि इसको प्रिसाइड कौन करता है इंटरस्टेट काउंसिल को, कमेंट बॉक्स में बताओ। पढ़ाया है मैंने, आज बताओ कमेंट बॉक्स में। इंटरस्टेट काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? गठन तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि रिवाइज हो सके। फिर देखो, ये सही है कि अगर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट है कोई, ठीक है, जल को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट जो है, संसद, किसी अंतरराज्यीय नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में या शिकायत का न्याय
निर्णय दे सकती है। ये बिल्कुल सही है, 262 में दिया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही। ठीक है, मुझे आप लोग बताएंगे इंटर स्टेट काउंसिल को प्रिसाइड कौन करता है। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वाटर से रिलेटेड, वाटर रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोदावरी जल विवाद 1969 का है। किनके मध्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नर्मदा की बात करेंगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। रावी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। वैसे मेंस में ज्यादा ये प्रश्न पूछेगा, अगर पूछेगा तो प्रीलिम्स में कम चांसेस है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अगला प्रश्न। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। चलिए, कैबिनेट, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। बहुत बोलना पड़ता है टीचिंग में, वैसे लगातार बोलना पड़ता है। तो जैसे बचपन में स्कूल रहता था तो मैम लोग कहती थी शी इज वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलती है। तो आज उस बोलने का फायदा हो रहा है, लगातार बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर आपको विचार करना है। कौन कौन सा अगर हम देखेंगे भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अक्सर पढ़ते हैं इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में। जब आप वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो आप कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है 360 में। ठीक है, फिर आप बोलते हैं 352 में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा क्लास, पहले आप लोग सॉल्व करो इसमें से कौन कौन से वर्ड जो हैं हमारे संविधान में मेंशन है और कौन कौन से वर्ड हमारे संविधान में नहीं मेंशन है। थोड़ा समय ले लो, मैं साइड होती हूं, क्योंकि थोड़ा विचार करोगे तो आंसर आपको समझ में आएगा। मैं यहीं पर हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कैबिनेट टर्म है वो आर्टिकल 352 में मेंशन है। और 352 में हमने किसकी बात की है? नेशनल इमरजेंसी की। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि हम लोग पढ़ते तो आते हैं कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की है, लेकिन वहां पर राष्ट्रीय शब्द का नहीं प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लिखा है, ये शब्द वहां नहीं लिखा है, कैबिनेट शब्द वहां लिखा है। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट से अप्रूवल की आवश्यकता होती है रिटन में। ठीक है, लिखित में। उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में नहीं लिखा है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, हाँ, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल लिखा है। तो ये है। तो यहां पर 1 और 4 खाली है, 2 और 3 नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया? अच्छा प्रश्न था। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा शब्द का उल्लेख है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। क्लियर? मैं आपको बता रही हूं, अगर ये प्रश्न आप किसी से पूछेंगे ना तो ज्यादातर स्टूडेंट गलत ही देंगे, क्योंकि हम दिमाग में एकदम बिठा के चलते हैं 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 प्रेसिडेंट रूल वाला हो गया। ठीक है, और 360 आपका वित्तीय आपातकाल। लेकिन याद रखिएगा 352 में क्या लिखा है? आपातकाल की घोषणा की बात की गई है। ठीक है, ना कि राष्ट्रीय आपातकाल की। हम उससे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। कैबिनेट टर्म के बारे में आर्टिकल 352 के क्लॉज 3 में दिया गया है, ये मैंने आपको बताया था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहीं पे भी नहीं दिया गया। हाँ, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में मेंशन है ये शब्द। चलो, ये वही बात हो गई जैसे कि हमने हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट टर्म नहीं दिया गया है। बजट की जगह क्या दिया गया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगला प्रश्न देखो ध्यान से, इधर हो जाती हूं मैं। आसान प्रश्न है। अभी रिसेंटली स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल किसने घोषित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर किर्गिस्तान ने। ठीक है, याद रखिएगा। स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल किसने डिक्लेयर किया है? किर्गिस्तान ने। बी आपका सही उत्तर है। यहां पर किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के इधर देखेंगे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है। ठीक है, और इधर चाइना है। याद रहेगा? चलो अगला प्रश्न 21वां। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में खाद्य और कृषि रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो बताइए किसने जारी की है? खाद्य और कृषि संगठन ने, FAO ने,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ABCD में से जो सही उत्तर है वो है A, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है? FAO द्वारा, याद रहेगा, डायरेक्ट प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो क्लास, थोड़ा पढ़ो। दोहरी सदस्यता के कारण यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे कितने महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ठीक है, यहां पर बोला गया है कि अगर कोई मेंबर जो है, ठीक है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, MP नहीं है, मतलब वो राज्यसभा से भी नहीं बिलोंग करता है और लोकसभा से भी नहीं बिलोंग करता है, लेकिन ही बिकेम अ मेंबर ड्यू टू डुअल मेंबरशिप, ठीक है, देन विद इन हाउ मेनी मंथ इज ही रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो बताओ, तो कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास। अगला प्रश्न देखो क्या दिया गया है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। फ़ारेनहाइट पैमाना ताप मापने का पैमाना है। वायु में ध्वनि का वेग ताप बढ़ाने से घटता है। देखो, फ़ारेनहाइट की बात करें या केल्विन की बात करें, सेल्सियस की बात करें ना, तो ये सब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल सही है, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस। वायु में ध्वनि का वेग ताप बढ़ाने से घटता है, क्या लिया है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है। यहां पर आपका सही उत्तर ओनली एक होगा, ए आपका सही उत्तर होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ये आप समझो एयर है, एयर है, ठीक है, एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स एयर के हैं ना, वो तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगेंगे। मतलब उससे क्या होगा, जो साउंड यहां पर होगी ना, वो आपकी जल्दी ट्रेवल करेगी। अब आप खुद सोचो, आप और 2-3 लोगों को इमेजिन करो, ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे में सब लोग अपने जगह पे ऐसे सुस्त होके बैठे हुए हो, लेकिन जैसे ही हेडमास्टर आते हैं डंडा लेके, सब क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागने लगते हो और एक दूसरे को बताने लगते हैं, मास्टर जी आ रहे, मास्टर जी आ रहे, मास्टर जी आ रहे हैं, उनके चलने की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो ये इसी तरीके से जब हम एयर की बात करते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ये रैपिडली, ये थोड़ा इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो साउंड है वो जल्दी प्रोपोगेट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करो। चलो बहुत अच्छा है। हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर वस्तु होता है, ठीक है। प्लैटिनम सबसे कठोर अधातु होती है। बताओ कौन सा सही है? समय ले लो, समय ले लो क्लास, आराम से सोचो। किसको किसको लग रहा है कि दोनों सही है? किसको किसको लग रहा है दोनों सही है? जिसको जिसको लग रहा है दोनों सही है, वो एक गिलास पानी पियो और सुनो। डायमंड जो है वो नॉन मेटल है और वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है, अधातु है। हीरा सभी प्राकृतिक वस्तु में सबसे कठोर अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल है। और प्लैटिनम सबसे कठोर धातु है। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं वो क्या है? बिल्कुल गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? क्या दिया गया? ट्रू, सॉरी क्लास, सी नहीं, तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ना ही पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल एंड प्लैटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल, ये चीज याद रखिएगा। चलो अब आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, और खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोला गया है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। रियो अर्थ समिट, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा क्लास, क्योंकि परीक्षा के लिए सही में महत्वपूर्ण है। इस बार आपके परीक्षा में लिमिट टू ग्रोथ से प्रश्न भी पूछा गया था कि लिमिट टू ग्रोथ जो है वो आपका ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा दिया गया। नहीं, ब्रंटलैंड कमीशन जो थी ना, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी,
सतत विकास की बात की थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लिमिट टू ग्रोथ की जब हम बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट 1972 में आया था, ये चीज याद रखिएगा, यही आपके परीक्षा में पूछा गया था। लिमिट टू ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट है इट वाज गिवन बाय ब्रंटलिन रिपोर्ट, गलत था। जो लिमिट टू ग्रोथ कॉन्सेप्ट है वो 1972 में दिया गया था और ब्रंटलिन रिपोर्ट द्वारा नहीं। ब्रंटलिन रिपोर्ट ने तो सतत विकास की बात की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। यहां पर देखो मैंने ब्रंटलिन रिपोर्ट आपके लिए नहीं है यहां पर, लेकिन आप सुन लीजिए, ठीक है। ब्रंटलिन रिपोर्ट में सतत विकास की बात की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको कई बार बताया है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है ना, और ये कब आई थी, 1987 में, याद रखिएगा, ठीक है। और 1992 की जब हम बात करते हैं तो रियो अर्थ समिट, जो कि रियो दी जेनेरियो में हुई थी, ब्राजील में हुई थी, जिसमें एजेंडा 21, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये सब एजेंडा 21, ये सब किस में आया था, रियो समिट में, अर्थ समिट में, जो कि 1992 में हुई थी। अब इस प्रश्न को आप देखो तो यहां पर आपको पता है सबसे पहले क्या हुआ है, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, फोर्थ सबसे पहले होगा, वेरी गुड, सबसे पहले फोर्थ दे दिया गया है, ठीक है। अर्थ समिट 1992 सबसे लास्ट में, तो एक भी दो जगह दे दिया गया है। अब फिर यहां पर आप बताइए, या 4, 2, 3 जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है, यहां पर ये याद रखिएगा। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए। और लास्ट में जाते जाते यही कहूंगी कि आशा करती हूं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़ाई करिए, सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलर पढ़ाई करिए। मैम की क्लास आए चाहे ना आए, लेकिन आपको उस दिन पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि आज मैम की क्लास नहीं आनी चाहिए थी, तो जो पहले आपको पढ़ा दिया गया उसको रिवाइज कर डालो, उस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। और लेक्चर को जितने स्पीड में करके देखोगे, जितनी जल्दी जल्दी नोट्स बनाओगे, उससे आपका क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और एग्जामिनेशन टाइम में आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। तो अब आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ आप लोग खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे होंगे। अपने पे पूर्ण विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे, माता पिता के आशीर्वाद पे, जो आपके शुभ चिंतक हैं उन सभी के आशीर्वाद पर आप जरूर सफल होंगे। लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, ठीक है। मेरे से ज्यादा विश्वास आपको खुद पर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ एकदम शांत होकर पढ़ाई करिए। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब मंगलमय हो और आप सभी खूब स्वस्थ रहें। धन्यवाद।